ईरान ने पहले भी दिखाया था दम और एक बार फिर है ईरान तैयार। जी हां, ईरान दम दिखाने को तैयार है। ईरान किसी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। ईरान ने इस्राइल को नानी याद दिला दी थी और ईरान एक बार फिर यह कह रहा है कि वो आलमी पाबंदियों के दबाव के आगे नहीं झुकेगा। ईरान का कहना है कि वो हर तरह की पाबंदी को झेल सकता है, उसे बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने अज़ाइम से पीछे कदम नहीं हटाएगा। अब यहीं से यह सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई ईरान ने इतनी तैयारी कर ली है कि वो अब न्यूक्लियर पावर कहला सके? क्योंकि एक बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं और सबसे बड़ी खबर यह भी है कि ईरान किसी भी तरह के दबाव से झुकने के लिए वो तैयार नहीं है। किसी का भी दबाव हो, चाहे वो सुपर पावर हो, चाहे मगरबी ममालिक हो, ये साफ तौर से ईरान के वजीर कह चुके हैं। मैं आपको पूरी तफसील बताने जा रहा हूं। जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरह से इस्राइल पर शिकंजा कसता जा रहा है, हालांकि यह भी हकीकत है कि इस्राइल हमले कम नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरह से कतर के दोहा में जो हंगामी इजलास हुआ, उसके बाद एक के बाद एक जो नए खुलासे हो रहे हैं और जो नई हिकमत अमली सामने आ रही है, उसने अरब हो या पाकिस्तान, कतर हो या ईरान, सभी के बारे में यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ये तमाम ममालिक करने क्या जा रहे हैं। यहां तक कि खुद इस्राइल तो छोड़िए, अमेरिका भी परेशान है। आपको यह बता दें कि 71 ईरानी अरकान पार्लियामेंट, यानी ईरानी जो पार्लियामेंट है, वहां के जो मेंबर्स हैं, जैसे हम यहां एमपीज कहते हैं, तो 71 ईरानी अरकान पार्लियामेंट का न्यूक्लियर बम तैयार करने और दिफाई नजरियों को तब्दील करने का मुतालबा भी है। क्योंकि आपको पता होगा कि खामनेई जो ईरान के रूहानी रहनुमा हैं, उनका यह कहना था कि दरअसल बहुत पहले उन्होंने अपनी एक बात रखी थी, जिसे आमतौर से एक फतवा कहा जाता है कि चूंकि न्यूक्लियर बम जो है वो बड़े पैमाने पर हलाकत का सबब बनता है, इसमें कई बार ऐसा होता है कि हम जिससे बदला लेना चाहते हैं, उससे ज्यादा कई और बेगुनाहों का कत्ल हो जाता है। कई तरह की हयातियात और नबातियात, उनका भी नुकसान होता है, यानी एनवायरमेंट का ही नुकसान होता है। इसलिए इसका इस्तेमाल करना शायद सही नहीं है। इसको ईरान के लोगों ने माना भी था। लेकिन जो इस्राइल के साथ हालिया जो जंग हुई 12-13 दिनों की, और उसमें जिस तरह से ईरान ने अपना दम दिखाया, उसके बाद ईरानी अरकान पार्लियामेंट में यह जज्बा बहुत जोर शोर से घर कर गया है कि अब मौका आ गया है, अब कदम पीछे नहीं हटाना है। इस्राइल ने जो किया, अब वो पड़ रहा है उसी के गले। बढ़ती जा रही है फलस्तीन के हिमायती मुल्कों की तादाद, यानी ऐसी हिकमत अमली। इस्राइल ने जो ईरान पर जंग की थी, उसके बाद से जो हालात बदल रहे हैं, जाहिर तौर पर दिख कुछ और रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिसने इस्राइल को परेशान कर रखा है। ऐसा लगता है कि इस्राइल हताश है, बेचैन है, और उसी हताशा में और बेचैनी में उसने अंधाधुंध वहां पर हमले शुरू किए। लेकिन देखिए उसका नतीजा क्या हुआ। ऐसे तमाम देश, ऐसे तमाम मुल्क जो इस्राइल की तरफदारी करते नजर आते थे, यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में ऐसे तमाम मुल्कों ने, जिन्होंने बरसों फिलिस्तीन की हिमायत नहीं की थी, इस्राइल के साथ खड़े थे, लेकिन उन मुल्कों ने फिलिस्तीन एक अलग रियासत, एक अलग मुल्क हो, फिलिस्तीन की जो लोग हैं फिलिस्तीन को, उनको अपने एक वतन होने का हक मिले, इसको यूएनजीए में मंजूर किया है, तस्लीम किया है, रिकॉग्नाइज किया है। और किन किन मुल्कों ने? फ्रांस ने रिकॉग्नाइज किया, यूके यानी ब्रिटेन ने रिकॉग्नाइज किया, कनाडा ने रिकॉग्नाइज किया, ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉग्नाइज किया, ब्राजील ने रिकॉग्नाइज किया, माल्टा ने रिकॉग्नाइज किया, बहुत सारे ममालिक है, फ्रांस ने रिकॉग्नाइज कर लिया। यानी सब मुल्क कह रहे हैं कि फलस्तीनियों को उनके अपने वतन का हक लाजमी है, और शायद यही वो रास्ता है, टू स्टेट थ्योरी, जिसके वजह कर मशरिक़ वस्ता में शांति होगी। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि यह सब अचानक हो गया? क्या यह सब बस यूं ही हो गया है? आपको बता दें कि यूएनजीए में इस मामले की सदारत फ्रांस और दूसरा मुल्क कौन था? सऊदी अरब। फ्रांस और सऊदी अरब ने मिलकर किया था इस मामले की सदारत, और उसमें एक के बाद एक ऐसे मुल्कों की झड़ी लग गई जिनके बारे में तस्वुर करना मुश्किल था कि वो फिलिस्तीन की हिमायत में बोलेंगे। न्यूजीलैंड ने भी मन बना लिया है,
कि बहुत जल्द वो फिलिस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान कर देगा ऑफिशियली। और लंदन में तो वहां की जो म्युनिसिपैलिटी है और अलग अलग दफातर, वहां पर कई बरसों के बाद फिलिस्तीन के झंडे नस्ब किए गए। इटली में लोग सड़कों पर उतर आए। कई शहरों में जबरदस्त तनाव देखा गया। किस बात को लेकर के? इस मांग के साथ कि इटली की हुकूमत भी फिलिस्तीन को तस्लीम करे, पैलेस्टाइन एज अ सेपरेट स्टेट और कंट्री, उसे रिकॉग्नाइज किया जाए। इसकी मांग के साथ इटली के लोग सड़कों पर आ गए। अब आप सोचिए मंजर कैसा बदल रहा है, दिख क्या रहा है, हो क्या रहा है, समझ में क्या आ रहा है, और तस्वीरें और जो मुशाहिदात हैं, जो हकीकत है वो क्या है, वो देखिए। इस्राएल का साथ देते देते अमेरिका भी कहीं तन्हा ना रह जाए। अब तो लोग ये बातें करने लगे हैं, क्योंकि अमेरिका नहीं मान रहा लेकिन ब्रिटेन मान रहा है, फ्रांस मान रहा है, जर्मनी के बारे में बातें आ रही है कि वो भी इसके लिए अब जहन बना रहा है। कनाडा ने मान लिया, फिलिस्तीन को एक कंट्री के तौर पर मान लिया, तस्लीम कर लिया। इसका मतलब क्या होता है कि जिन जिन मुल्कों ने फिलिस्तीन को एक कंट्री के तौर पर मान लिया, एक स्टेट के तौर पर मान लिया, उन मुल्कों में फिलिस्तीन के दफातर पहले से जो हैं वो और वसी पैमाने पर होंगे, ऑफिशियली होंगे, उनके झंडे होंगे, उनके सिफारतकार होंगे, उनके डिप्लोमैट्स होंगे, सारा कुछ होगा। यानी कि जिस फिलिस्तीन को इस्राएल सफ़े हस्ती से मिटा देना चाहता था, नक्शे से खत्म कर देना चाहता था, देखिए कहते हैं ना, जिसे ऊपर वाला रखे उसे भला कौन चखे। तो हम बात ही कर रहे थे ईरान की। ईरान ने भी जो जमामर्दी दिखाई, ईरान ने जो ताकत और हौसले का मुजाहिरा किया, जिस तरह से इस्राएल को नाके चमो चबवा दिया। तेल अवीव में सायरन ऐसे बजते थे कि वहां के लोग परेशान हो जाते थे। तेल अवीव, हाइफा, इन शहरों को ईरान ने अपने हमले से, मिसाइल हमलों से तबाह कर दिया लगभग। उसी ईरान ने फिर एक बार दम दिखाया है। जी हां, चर्चा तो यह हो रही है कि वेस्टर्न कंट्रीज IAEA की आड़ में एक बार फिर से ईरान पर पाबंदियां आयद करेंगे, लेकिन ईरान खड़ा है। ईरान बाआवाज़ बुलंद कह रहा है कि न सिर्फ हम तैयार हैं हर तरह के हालात के लिए, न सिर्फ हम मिसाइल की टेक्नोलॉजी में आगे हैं, न सिर्फ हम अस्करी तौर पर यानी मिलिट्री पावर में बहुत बढ़ चुके हैं, हम तैयार हैं, बल्कि हम किसी भी तरह की पाबंदी को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं अगर हम पर दबाव बनाया गया तो। खुद अमेरिका के अंदर से बुलंद हो रही है अब ऐसी भी आवाजें। इन सब बदले हुए हालात के बीच अमेरिका के सेनेटर्स भी अब यह आवाज उठा रहे हैं कि फिलिस्तीन को एक सेपरेट कंट्री, एक स्टेट के तौर पर तस्लीम कर लिया जाए। अमेरिका के अंदर भी आवाज उठ रही है। तो चाहे ईरान से इस्राएल, इस्राएल से कतर, कतर से अमेरिका, अमेरिका से सऊदी, सऊदी से पाकिस्तान, उधर तुर्की का इस्राएल के साथ तमाम ताल्लुकात खत्म कर लेना, ये तमाम चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ये इंटरलिंक्ड हैं। और आपको तो यह खबर पता ही होगी कि जिस तरह से अमेरिका ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि अफगानिस्तान जो बगराम हवाई बेस है, बगराम एयर बेस है, बहुत बड़ा एयर बेस हुआ करता था बगराम अफगानिस्तान में, अमेरिका का बहुत बड़ा फौजी अड्डा हुआ करता था, लेकिन अमेरिका को छोड़कर भागना पड़ा था बगराम हवाई अड्डे को और हवाई बेस को। अमेरिका ने अब कहीं ना कहीं ख्वाहिश का जाहिर की थी कि अफगानिस्तान फिर से उस बगराम एयरबेस को अमेरिका के हवाले कर दे, लेकिन अफगानिस्तान ने दो टूक जवाब दे दिया कि हम 1 मीटर जमीन भी अपनी नहीं देने वाले और हम 20 सालों तक जंग लड़ने को तैयार हैं। यह जवाब दिया है अफगानिस्तान ने। यह आखिर बदले बदले सुर क्या बता रहे हैं? सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ जो मिलिट्री मुआहिदा किया है वो क्या बता रहा है? आप यकीन मानिए पूरे खित्ते की जो सियासत है और ये जो स्ट्रैटेजिक जो पॉलिटिक्स है वो बहुत बदल चुकी है। अमेरिका भी परेशान है। अरब मुल्कों की हिकमत अमली पर दुनिया हैरान हो रही है। एक तरफ इस्राएल के साथ बढ़ती हुई फौजी कशीदगी और बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी यानी IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ भी तनाव के दरमियान दर्जनों ईरानी कानून साजों ने, यानी जो मेंबर वहां के मेंबर पार्लियामेंट है, उन्होंने एटमी बम तैयार करने का मुतालबा कर दिया है। यानी कि क्या मतलब इससे समझा जाए? ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट पे किया है दावा कि सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और रियासती हुकाम को लिखे गए खत में पार्लियामान के 290 अरकान में से 71 ने इलाकाई सलामती में तब्दीलियों का हवाला देते हुए मुल्क के दिफाई नजरिए का अज सरेनो जायजा लेने का मुतालबा कर दिया है। यानी ईरान यह कहता रहा है कि हमारे पास तमाम तैयारियां हैं,
हम न्यूक्लियर आज़ूदगी कर रहे हैं बेशक, लेकिन ईरान का मौकफ यह था कि हम बम नहीं बनाएंगे, हम उसका इस्तेमाल किसी दूसरी तरक्याती कामों के लिए करेंगे, पब्लिक वेलफेयर के लिए करेंगे, एनर्जी के लिए करेंगे। लेकिन यह साफ जाहिर है कि जिस दिन ठान ले ईरान, उस दिन वो कर सकता है। उसकी पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी है। सिर्फ मामला एक फतवे पर अटका हुआ था। एक तरफ इस्राइल के साथ बढ़ती हुई फौजी कशीदगी और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के साथ जो तनाव है, उसके दरमियान भी अब यह तूल पकड़ रहा है मामला। आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रीय हुकाम को लिखे गए खत में पार्लियामान के 290 में से 71 अरकान ने इलाकाई सलामती में तब्दीलियों का हवाला देते हुए मुल्क के दिफाई नजरिए का अज़-सर-ए-नौ जायजा लेने का मुतालबा कर दिया। और इसी के साथ ऐसी बातें होने लगी हैं कि क्या इसराइल पर फिर से पश्चिमी देश यानी मगरबी ममालिक पाबंदियां लगाएंगे। हालांकि ईरान अभी जंग के दौर से गुजरा है, हो सकता है कि कुछ उसकी माशी हालत बेहतर ना हो, लेकिन जो हालात बदले हैं ना, और जिस तरह से ईरान, रशिया, चाइना, सऊदी अरब, पाकिस्तान, कतर, तुर्की, मतलब तमाम ऐसी चीजें हैं, कई दौर, कई मीटिंगें, अलग अलग प्लेटफॉर्म के तहत मुलाकातें, इसमें काफी कुछ बदला है। इस्राएली पागलपन कानून साजों ने अपने खत में इस बात पर भी जोर दिया है कि इस्राएल पागलपन दिखा रहा है, इसलिए उसको एहसास दिलाना जरूरी है, उसे मजा चखाना जरूरी है। इस्राएल पागलपन के दहाने पर है और जो इंटरनेशनल एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसकी परवाह किए बगैर हमले करता चला जा रहा है। आपको बता दें कि फिलिस्तीन में जो जोर इस्राएल ने लगाया, उसने सोचा कि इससे पहले कि यूएनजीए में तमाम ममालिक फिलिस्तीन के नाम का झंडा बुलंद करे, फिलिस्तीन को सफहस्ती से मिटा दो। लेकिन क्या ऐसा हुआ? बेशक फिलिस्तीन के लोगों ने कुर्बानियां दी, शहादतें कबूल की, लेकिन वो दिन भी आया जब फिलिस्तीनियों के चेहरे पर खुशी भी आई है। तो उन्होंने ये इस्तदलाल दिया है, यानी कि जो ईरान की पार्लियामेंट है, कि जो डेटरेंस है, यानी डेटरेंस के मकासद के लिए जौहरी हथियार रखने से मुल्क की आला तरीन सियासी और मजहबी अथॉरिटी सुप्रीम लीडर जो है अली खामनेई, उनके फतवे की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। यानी आप डेटरेंस के मकसद से अगर आप ऐसा करते हैं, मुल्क की सालमियत और मुल्क की हिफाजत के मद्देनजर अगर हम ये कदम उठाएंगे, तो ये उनके फतवे की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। आप समझ लीजिए कि कहां तक तैयार है ईरान। न सिर्फ ये कि उसकी तैयारी इस तरफ है, वो दिख रही है, बल्कि इस बात के लिए खुले तौर पर अरागची ने कह दिया है कि हम किसी भी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है, किसी भी दबाव के आगे झुकने तैयार नहीं है। तेहरान ने तवील अरसे से जोर देकर कहा है कि वो जौहरी हथियारों की तलाश नहीं कर रहा है। तेहरान ने जो अली खामनेई के उस फतवे का हवाला दिया है, जिसने पहले बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों की तैयारी और इस्तेमाल पर सरकारी तौर पर पाबंदी आयद की थी। यह पार्लियामानी कार्रवाई ऐसे वक्त में सामने आई है जब इस्राएली हुकाम ने बार बार धमकी दी है कि जिसे वो ईरानी महवर के तौर पर बयान करते हैं, उसे शिकस्त देंगे। इस्राएली हुकाम ईरानी मकामात पर मजीद हमलों के इम्कानात के बारे में बार बार खबरदार कर चुके हैं। यह पेशरफ्त यानी ये डेवलपमेंट उस वक्त में हुई है जब तेहरान और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के दरमियान ताल्लुकात खराब हो गए। दोनों फरीकों के दरमियान जौहरी मुआयने दोबारा शुरू करने के हवाले से एक मुआहदे के ऐलान के बावजूद ताल्लुकात में खराबी आई है। अब आप सोचिए कि क्या हालात बन रहे हैं, और इन सब हालात के बीच जो तेजी से ये चीजें जो बदल रही है ना, ये बहुत कुछ बयां कर रही हैं। अभी बहुत सारी बातें हम इशारों में कह रहे हैं, लेकिन आपको कहने का मतलब क्या होता है कि कहते हैं ना कि इशारे समझदारों के लिए काफी होते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको खुलकर कहा नहीं जा सकता। आप अपने तासुरात, अपने रिव्यूज, अपने जो व्यू हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आपको बता दें कि IAEA ने पहले अपनी रिपोर्ट पे इस बात की तस्दीक की है कि ईरानी हुकाम जौहरी बम के करीब पहुंच रहे हैं। ये पहले की रिपोर्ट है उनकी यूरेनियम की अफजूदगी की सतह 60% तक पहुंच गई है, 60% तक, 60% तक। ये शरह जौहरी हथियार हासिल करने के लिए बहुत करीब है। ये IAEA के पहले की रिपोर्ट है। आप अंदाजा कर पा रहे हैं क्या बात सामने आ रही है? ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा है कि हमारा मुल्क सिफारतकारी पर यकीन रखता है, यानी डिप्लोमेसी पर, और सिफारतकारी के जरिए दहाइयों से मौजूद तनाज़ात को, जो विवाद हैं, जो तनाज़ात हैं, जो कंट्रोवर्सी, उसको तय करने के लिए हम तैयार हैं। मगर दबाव के लहजे में जुबान को कबूल न तो किया जा सकता है, न उन पर कोई मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया जा सकता है। कोई कमेंट भी नहीं करेंगे पॉजिटिव, ये कहना है उनका। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार ईरान के रियासती टीवी के साथ किया। अब्बास अरागची ने कहा है कि यह मगरिब के लिए वक्त है, यानी मगरिब मतलब वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, पश्चिमी देशों के लिए
यह वक्त है कि वो फैसला करे कि उसने ताउन का रास्ता मुंतखब करना है, यानी वो कोऑर्डिनेशन का रास्ता चुनना चाहते हैं, या फिर तसादुम का यानी टकराव का। तो कोऑर्डिनेशन या टकराव, हम तैयार हैं, यह ईरान का कहना है। याद रहे कि बर्तानिया, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान पर स्नैपबैक पाबंदियां आयद करने के लिए 28 अगस्त से प्रोसेस शुरू कर दिया है। 28 अगस्त से ही उन मुल्कों का ईरान पर इल्जाम है कि तेहरान 2015 में होने वाले जौहरी मुआहदे पर अमल दरामद में नाकाम हो चुका है, जो इसे जौहरी हथियार बनाने से रोकने के लिए आलमी ताकतों ने इसके साथ 2015 में किया था। ईरानी वज़ीर खारजा के हवाले से मालूम हुआ है कि वो बैनुल अक़वामी यानी इंटरनेशनल जौहरी वॉच डॉग यानी IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी से न्यूयॉर्क में मुलाकात से पहले यूरोपीय यूनियन के वज़ीर खारजा से मुलाकात करेंगे। यूरोपीय यूनियन के वज़ीर खारजा यानी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स, विदेश मंत्रियों से ये मुलाकातें अक़वाम मुत्तहिदा की यानी UN जनरल असेंबली की साइडलाइंस में मुतवक्के है, लेकिन साफ तौर से कह दिया है कि हम किसी दबाव में नहीं आने वाले।